बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन जो कुछ पता कल तक उसके हवाले से, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई भी? हाँ जी, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था सेक्शन? सर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डीटीटी तक और ओजोन लेयर तक डिस्कस ये तो हो गए थे ना वो पोल्यूटेंट, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जी, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने किया। इससे आगे चलना है। इसमें सिलेबस के मुताबिक मेरे ख्याल में यहाँ पे पहले पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेस, कुछ यूं का हेडिंग है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एयर पोल्यूशन। ये जो पहले वाला हेडिंग है पॉइंट नॉन पॉइंट, इसकी जस्ट डेफिनेशन, चूंकि इसकी डिटेल्स साथ साथ आते आगे जाएंगी और डिटेल जो है वो चूंकि हमने सेपरेटली पढ़नी है, इसलिए मैं सबसे पहले डेफिनेशंस, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। कुछ जगहों पे बहुत आसानी के साथ पता चल जाता है कि यहाँ से पोल्यूशन पैदा हो रही है, पोल्यूशन निकल रही है। ऐसी पोल्यूशन को समझना, उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। एक जगह पे एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है। अब ये एक पॉइंट सोर्स है और ये धुआं बहुत दूर से नजर आ जाता है, फलां जगह से धुआं निकल रहा है। या फर्ज कीजिए कुछ फैक्ट्रीज के पास से आप गुजरते हैं तो बहुत बैड स्मेल आ रही होती है। दो मिसाल इसकी हो गई। एक जगह के ऊपर फर्ज कीजिए, मैंने शायद लास्ट टाइम को बात की थी कि जैसे चिनोट की पहाड़ियाँ हैं टेक्सला वाली साइड पे, स्टोन्स को क्रश करते हैं और उससे बजरी बनाते हैं और वो बजरी पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट होती है सड़कों के लिए, घरों के लिए। अब ये वो जगह हैं जो पॉइंट सोर्सेज हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे जो जहाँ पे बिजली बन रही है, थर्मल पावर स्टेशन जितने भी हैं, वो सब पॉइंट सोर्सेज हैं। हमारी इंडस्ट्री और पावर स्टेशंस, थर्मल पावर स्टेशंस खासतौर पर, ये तो हो गए जो बहुत ही बड़े हैं। और अगर हम चेक कर रहे हों साथ इसको, जिसे हम व्हीकल्स कहते हैं। अब गाड़ी, वैसे तो ये है कि एक गाड़ी, हर एक गाड़ी भी सोर्स है लेकिन वो बहुत छोटा सोर्स है। लेकिन अगर हम गौर करें इस बात पे कि एक बड़े शहर में, कराची या लाहौर की मिसाल ले लें, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है दोनों की। अब वहां पे गाड़ियों की तादाद लाखों में है और शहर का साइज छोटा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और दिन के वक्त, डे टाइम में, जब ऑफिस टाइम, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम्स होते हैं, तो उस वक्त तमाम गाड़ियाँ रोड्स के ऊपर होती हैं और वो पूरे का पूरा शहर आप समझिए पॉइंट सोर्स सोर्स बन जाता है, पॉइंट बन जाता है जिस जगह से पोल्यूशन पैदा हो रही है। और ऐसी चीज़ों को चेक करना आसान है। अगर उसके मुकाबले में एक देहाती इलाके में एक गाड़ी फिर रही है तो वो इतना खास इफेक्ट नहीं करती है। अदर फैक्टर्स भी हैं इसके पास। ये है जी एक टॉपिक। और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्सेज, जिनको हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं, जो बिखरे हुए हैं और या जिनका पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आ रही है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं कि इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट जो हम चाहते हैं कि जो पोल्यूशन का सोर्स है, जहाँ से पोल्यूशन पैदा हो रही है, उसको ना सिर्फ मॉनिटर किया जाए, चेक किया जाए, बल्कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाए। इस लिहाज से ये वाला टॉपिक जो है उसे किया है पॉइंट वाला। जो नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, स्प्रेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता और ना ही उनको मॉनिटर करना इतना आसान होता है। बहरहाल, इसलिए ये था जी सिर्फ तारुफ की हद तक इसका, और इसकी जो बाकी एग्जाम्पल्स आएंगे वो साथ साथ आती जाएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा आज का, जो हमें शुरू करना है आज, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और टॉपिक है जी एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है। इस टॉपिक में भी जैसा कि आप जानते हैं कि आगे छोटे-छोटे हेडिंग्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत से पॉइंट्स होंगे। जी, इस वक़्त 33 पार्टिसिपेंट्स हैं। ग्रुप लीडर्स जो हैं अपने-अपने ग्रुप के बच्चों को चेक कर लें और फिर मुझे चाहें तो इसी की चैट पे सेंड कर दिया जाएगा कि कौन मौजूद हैं इकट्ठे उसमें और कौन मौजूद नहीं। जी, बात हो रही थी कि एयर एयर पोल्यूशन। आप नोट कीजिए कि हम सबसे पहले जिससे मुतासर होते हैं वो एयर पोल्यूशन। उसकी वजह गौर कीजिए। आप जब भी आप घर में मौजूद हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप कॉलेज में हैं या आप मार्केट में हैं, जो चीज़ आपको सबसे पहले नज़र आएगी, महसूस होगी, वो एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मुसलसल हमें तंग करती है और वो इसलिए कि चूँकि हमने हर वक़्त साँस लेना होता है। साँस लेना एक ऐसा प्रोसेस है जो हर इंसान ने करना है, हर एनिमल ने करना है और इसके बगैर कोई चारागार नहीं। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं एयर पोल्यूशन के सोर्सेज़ के लिहाज से ये तो हो गया कि एयर एटमॉस्फेयर है, जहाँ भी हम मौजूद हैं हमारे पास। हाँ, एक लफ्ज़ याद रखना है आपने, ट्रोपोस्फियर, ये लफ्ज़ चूँकि बार-बार आ रहा है। एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जो ज़मीन से टच कर रहा है और ऑनवर्ड ऑफ तकरीबन 9-10 किलोमीटर तक मौजूद है, ये ट्रोपोस्फियर है। और इसका जो बिल्कुल लोअर पोर्शन है, ख़ास तौर पर जो अ, जहाँ तक जानदार रहते हैं, आप ये कह लीजिए, वो ज़ाहिर है हमारे लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले ये देखना है, ये भी याद रखना है कि इसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, इस एयर के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट भी मौजूद हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी मौजूद हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट के हवाले से नोट कीजिए, जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोर्सेज पॉइंट सोर्सेज के लिहाज से बात हुई थी, वो यहाँ भी अप्लाई होगी। जहाँ भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है प्राइमरी और ज़ाहिर है उसके बाद नतीजे के तौर पर सेकेंडरी पोल्यूशन का भी और पोल्यूटेंट्स का भी। ऐसे ही बड़े शहरों में जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो नंबर 3। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेज़ाहिर आँखों से ओझल हैं लेकिन हैं। दुनिया में बहुत सी जगहों पे वोल्केनोज़ मौजूद हैं। आई एम श्योर सब लोग जानते हैं वोल्केनो क्या होता है? वो बताना चाहेगा? व्हाट इज़ अ वोल्केनो? जैक्शन या कोई और बताना चाहता हो? सर जो लावा फटता है उसको कहते हैं वोल्केनो। आपका कंसेप्ट तो ठीक है लेकिन आपकी वर्डिंग दुरुस्त नहीं है। आपने कहा है लावा फटता है, वो लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ होगा आतिशफ़शां पहाड़। पहाड़ फटता है, उसमें से लावा बहता है, उसमें से लावा बह के निकलता है और गैसेज़ ऊपर की तरफ निकलती हैं। पहाड़ के टॉप के ऊपर जहाँ से वो फट रहा होता है, एक सुराख होता है काफ़ी बड़ा सारा, झील टाइप बन जाता है बाद में, उसको क्रेटर कहते हैं। उसमें से लावा जो निकलेगा वो तो फ्लो करना शुरू कर देगा पहाड़ के ऊपर, लेकिन जो गैसेज़ हैं वो हवा में चली जाएँगी। मैंने गैस का भी इस्तेमाल किया, उसमें स्मोक, डस्ट जो कि पार्टिकल्स हैं और ऐश, उसको वोल्केनिक ऐश का नाम देते हैं जो वहाँ से निकल रही होती है, जो कि आस-पास काफ़ी दूर तक के इलाके को मुतासिर करती है। ये था जी वोल्केनिक इरप्शन के हवाले से लफ्ज़ एक इसमें। अ, ये तो हो गया जी जिसको हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के जो सोर्सेज़ हैं मेन। और जब ये एयर में जाएँगे तो फिर क्या कुछ होगा, आपको ऑलरेडी मालूम है कि सनलाइट और हीट की मौजूदगी में बहुत से केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। अब ये तो हो गया, सोर्सेज़ हो गए, अब हमने लेके चलना है मैं उसको शुरू करूँगा वहाँ से जो सबसे पहले से मौजूद है और उसके ज़िक्र इससे पहले भी हो चुका हुआ, कार्बन ऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, दे आर CO2 और CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इन दोनों से वाकिफ़ हैं, लेकिन लोअर क्लासेस में कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम थी, वो डिस्कस करेंगे अभी। गौर कीजिएगा कि आप इस बात से पहले से वाकिफ़ हैं कि एयर के अंदर CO2 तो ज़माना कदीम से है और उसकी रीज़न क्या है कि तमाम एनिमल्स
जो है वो दिन रात सुबह शाम हर वक्त रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें काफ़ी सारी CO2 मौजूद होती है। प्लांट्स भी रात के वक्त जब सांस ले रहे होते हैं तो वो भी CO2 एमिट करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि ज़माना कदीम में एनिमल्स जब सांस लेते थे तो चूंकि पौधे बहुत ज़्यादा थे, वो उसका काफ़ी सारा पोर्शन अब्जॉर्ब कर लेते थे और वो एक ख़ास लेवल के ऊपर, ये लेवल 0.03% की रेंज में था या इससे थोड़ा सा कम था। पिछले 500 सालों में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और कोयले का इस्तेमाल, सबसे पहले कोयले का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उसके बाद पेट्रोलियम स्मॉग का इस्तेमाल शुरू हुआ और फिर गैसेस का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इन तमाम जगहों पे ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होना शुरू हुआ। और दूसरी तरफ जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि इंसानों ने इसी दौर में 500 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्तों को काटना शुरू किया, पूरे के पूरे जंगल साफ करना शुरू कर दिए गए। उस वक्त शुरू हुए थे। अब भी याद रखिएगा कि दुनिया के कुछ इलाकों में इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और साउथ अमेरिकन कंट्रीज बहुत सारे शामिल हैं। बहुत बुरे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है और ये सब कुछ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि हम, उर्दू का जो मुहावरा है कि जिस आप शाख पे बैठे हैं आप उसी को काट रहे हैं, इसको उर्दू से मुहावरा है, लेकिन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप दरख्तों को काट रहे होते हैं तो आप एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे होते हैं। ये तो था चीज़ का बैकग्राउंड। अच्छा, अब सोर्सेज का जिक्र हो चुका हुआ, ये भी जिक्र हो गया कि ये CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रही है। लेकिन एक फर्क, अगर प्लेंटी ऑफ एयर या प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो और जब भी कोई चीज़ का वो कोयला जल रहा है, तेल जल रहा है, गैस जल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी ज़्यादा मिकदार में और मोनोऑक्साइड बहुत कम मिकदार में। लेकिन अगर एयर कम हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो या बिल्कुल ना हो और कार्बन को जलाने की कोशिश की जाए तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हम डिटेल में पहले कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों साइड्स ऑफ कार्बन है और जो कि ये सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। सबसे ज़्यादा इसको नंबर वन पे इसलिए रखता हूँ कि ये एटमॉस्फेयर में अपनी परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा है, जिसको हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं उसके वजह से, इसलिए इसको नंबर वन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए कि अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है और इंक्रीज भी हो रही है, इसकी रीजन सोच के आपके सामने हमने ये देखना है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। ये एक तरफ बहुत खतरनाक है तो एक तरफ ये बहुत मुफीद भी है। ये बेज़ाहिर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बन रहा है। मुफीद इस लिहाज से है, याद रखिए कि हम यानी ह्यूमन बीइंग्स और तमाम एनिमल्स और इवन फंगस जो कि मेजर पोर्शन है बार्टर कम्युनिटी का और कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ये सब के सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस फूड पर डिपेंड करते हैं जो प्लांट्स या कुछ और फोटोग्राफ्स CO2 को कैप्चर करके कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। अगर CO2 ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब यहाँ तक तो ये ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, लेकिन जब इसकी मिकदार बढ़ रही है तो उसके स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं और ये इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आप कुछ कुछ वाकिफ हैं। नंबर वन पे लफ्ज़ बहुत मशहूर मारूफ है, फुल टॉपिक है, फुल फ्लैट टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सब लोग इससे वाकिफ हैं। और इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ जो उससे रिलेटेड है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आप इससे भी वाकिफ हैं। अभी हम पहले देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से लिंक हो रहा है। ये भी नोट कीजिए। ये इस वक्त तो ये 2020 है, हम पिछली सदी की बात करेंगे। 1900 जो पिछली सदी थी, जिसको उर्दू में 20वीं सदी कहेंगे, 20th सेंचुरी। उस सेंचुरी में CO2 की जो अमाउंट है वो 0.03 से इंक्रीज हुई 1900 में और आखिरकार जाते जाते वो पहुंच गई
0.04 अप्रोक्सीमेटली उसके करीब अप्रोच कर रही है। एवरेज निकालते हैं तो 0.035 लिखा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे ज़्यादा होती है, कुछ पे कम होती है। चूँकि एयर मुसलसल मूव करती रहती है, तो वो एवरेज आकर 0.035 बनना चाहिए। लेकिन बहरहाल जहाँ पे वो निकल रही होती है, वहाँ पे उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अच्छा, अब चूँकि आपने इतनी सी केमिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, आपको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बताना चाहेंगे? जी, क्या या कोई और बताना चाहता हूँ? CO2 ये बड़ा आसान सा सवाल So है। 44, 44. बिल्कुल ठीक है जी, इकरा जहांगीर ने जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है। अ, जी, ये जवाब देने के बाद फिर माइक बंद कर लिया करें। जी, 44 इसको अगर आप कंपेयर करें एटमॉस्फेरिक गैसेस से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, तो ये उससे कहीं ज़्यादा भारी है। CO2 ज़्यादा हैवी है अदर गैसेस के मुकाबले में, और वहाँ की डेंसिटी का जो डिफरेंस पड़ता है, उससे आप इस हद तक वाकिफ़ होंगे। CO2 की ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़मीन के करीब होती है, ऊपर कम होती है, अपने ज़्यादा वज़न की वजह से इस पे ज़्यादा ग्रेविटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, ये ज़मीन के करीब रहेगी। या जहाँ भी डिप्रेशन हो, उस डिप्रेशन के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ, अगर आप इस बात से वाकिफ़ हैं, अगर कहीं पे कोई कुआँ हो, पुराना कुआँ ख़ास तौर पे, उसके अंदर अगर कोई बंदा एंटर हो, तो उसके बेहोश होने के चांसेस, बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आम कंसेप्ट है जी कि वहाँ पे उसको कोई जिन चिमट गया है या कोई भूत उसके साथ लग गया है। असल बेसिक रीज़न यही है कि वहाँ पे CO2 की मिक़दार ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने जब गहराई में जाएँगे, CO2 ज़्यादा जाएगी, सैचुरेशन के कम होने की वजह से ऐसा होता है। अगर वहाँ पे एक बंदा बाकायदा वैसे जाए, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाए, तो ये वाला इफ़ेक्ट उस पे नहीं होगा। ऐसे ही सैनिटरी वर्कर्स जो मेन होल्स के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे CO2 के अलावा अदर गैसेस भी होती हैं, इसलिए वहाँ भी यही वाली प्रॉब्लम, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिल्कुल भी केयर नहीं की जाती है उन लोगों की जो अपनी जान हथेली पर रख के ये काम करते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। बहरहाल इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको हिफाजती लिबास दिया जाना चाहिए। ये था जी CO2 के हवाले से एक पॉइंट। अभी तो मैंने सिर्फ ये जिक्र किया कि ये ज़मीन की सरफेस के करीब ज़्यादा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप पहले से वाकिफ़ हैं, शुरू मारूफ चीज़ है, और उसकी बेस ये है कि फर्ज़ कीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के शीशा वो शुरू मारूफ चीज़ है। लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि लाइट एक ग्लास में से बड़े आराम से पास हो जाती है, और इसी की दूसरी प्रॉपर्टी, अहम प्रॉपर्टी, जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी चीज़ के साथ, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये टॉपिक मेरा नहीं है, फिज़िक्स ठीक है। अ, गाड़ी में जब बैठे हों, अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम ना भी हो, मसलन आजकल का मौसम है, बाहर टेम्परेचर बहुत मुनासिब है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है इतनी, लेकिन अगर बाहर एक गाड़ी के शीशे बंद करके आप बैठे हों, तो 5 मिनट के अंदर ही गाड़ी गर्म शुरू हो जाएगी, 10 मिनट बाद शदीद गर्म हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद आप चाहेंगे कि आप इसमें से बाहर निकल जाएँ। अब उसकी रीज़न जैसे कि ये बात हुई कि शीशा, ग्लास ऐसी चीज़ है जो लाइट को अंदर की तरफ जाने देता है। अंदर जाके लाइट जब स्ट्राइक करती है अंदर की चीज़ों से, वो शीशे को भी स्ट्राइक कर रही है, उसको भी गर्म कर रही है। लेकिन चूँकि शीशा ट्रांसपेरेंट है, बहुत सी लाइट अंदर चली जाती है। वो जब अंदर किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे जाके वो हीट में कन्वर्ट होती है। अब शीशे की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें से लाइट रेडिएशन तो डायरेक्टली पास हो जाती है। अंदर से बाहर की तरफ जो हीट जाना चाहती है, हीट रेडिएशंस को थर्मल रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, वो उनको बाहर जाने से स्टॉप करती है, रोकती है। उसके नतीजे के तौर पर जो है ये जो वो जगह जैसे गाड़ी गर्म होगी, एग्जैक्ट अब ऐसे ही देखिए कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। जहाँ पे CO2 मौजूद है, CO2 जब लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, वो इसमें से गुजर जाती है ज़मीन के सरफेस तक, और जो चीज़ें हैं उन तक पहुँचती है ज़मीन के सरफेस को, और ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को गर्म कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है हीट में। और CO2 की लेयर जो ज़मीन के करीब ज़्यादा मकदार में मौजूद है, ये उस हीट रेडिएशन को री-रेडिएट होने से, यानी वापस एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जाने से रोकती है। रिजल्ट क्या निकलता है? वो जगह ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब यहाँ पे उतना इफेक्ट तो नहीं होगा जितना कि ग्लास में होता है,
गाड़ी में महसूस होता है या ग्रीन हाउस में महसूस होता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इससे जो फ़र्क पड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो नॉलेज का पॉइंट भी है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, मे बी आप में से किसी ने स्टडी किया हो, उसके बारे में सुना हो। ग्लोबल वार्मिंग के दो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजी का पॉइंट है उससे खतरनाक है। पहला पॉइंट, मुसलसल ऐसा होने से जैसे कि पिछले 100 साल में हुआ, जो पोलर आइस कैप्स हैं उनके मेल्ट होने की रफ्तार ज़्यादा हो गई। उनके मेल्ट होने से ज़ाहिर आइस तो कम हो रही है, और वो आइस जब मेल्ट होगी तो जो पानी बनेगा वो ओशन में आ जाएगा। जो नॉर्थ पोल के ओशन है उसका नाम आर्कटिक ओशन है, और जो साउथ पोल के आसपास ओशन है वो ज़ाहिर एंटार्क्टिक ओशन है। इन दोनों ओशन में ज़ाहिर वो पानी एंटर होगा, और जब पानी एंटर होगा तो पानी की जो सरफेस है वो ऊंची होना शुरू हो जाएगी, और ये हो रही है। और इस सरफेस के ऊंचे होने से जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है वो है उन बदकिस्मत जज़ीरों के लिए जो समुंदर में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर छोटे जज़ीरे, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जज़ीरे जो ख़ास तौर पर बहरुल कहल पे हैं और दूर दराज हैं। जो बड़े जज़ीरे हैं, बड़े जज़ीरों में मडागास्कर या मालागासी अफ्रीका के पास है, श्रीलंका इंडिया के साथ है, इंडोनेशिया जिसको हम उर्दू में इंडोनेशिया पढ़ते हैं, ये बहुत से ज़ाहिर हैं, लेकिन इसके जो बड़े वाले जज़ीरे हैं जावा और सुमात्रा, ऐसे ही बोर्नियो, इनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे साइज़ के ज़ीरे हैं, दुनिया में छोटे ज़ीरे बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों के हिसाब से, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। कुछ ज़ाहिर में समुद्र का पानी 1 फुट तक ऊपर आ चुका हुआ है। अब ज़ाहिर लगता है कि 1 फुट से क्या फ़र्क पड़ता है? जज़ीरे की चारों साइड से पानी जब 1 फुट आएगा तो उसके एरिया में ख़ासी कमी हो जाएगी, और इसने आहिस्ता और इंक्रीज़ होना है। रिज़ल्ट ये निकलेगा कि एरिया उसका कम होता जाएगा। जब एरिया कम होगा तो फिर क्या होगा? ये आपके लिए हैरानकुन, परेशानकुन, शायद आप में से किसी के नॉलेज में हो। ये इंडोनेशिया के हवाले से, अगरचे वहाँ पे इसकी रीज़न कुछ और है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो, चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया की भी, वहाँ पे लोगों ने जो पानी पंप आउट किया, उस पंप आउट होने से उसकी ज़मीन नीचे धंसना शुरू हो गई है, और अब वो सोच रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं कि अपने कैपिटल को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर। ये मैंने जस्ट इससे रिलेटेड सवाल दी है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं मैं सिर्फ एक दो का नाम लूँगा। आप में से किसी ने फिजी आइलैंड का नाम सुना हो? सेशल्स, मालदीव्स, ये ज़रा छोटे साइज़ वाले जज़ीरे हैं, और ये ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, क्योंकि जिनका साइज़ छोटा होगा उनके डूबने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये था जी एक इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का। इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हुआ है, वो पॉजिटिव सिर्फ लिमिटेड है एक ख़ास कंट्री के लिए। रशिया, मौजूदा नाम और साबका पिछले 100 साल का जो ज़माना है उसमें यूएसएसआर के नाम से था। अगर आपने कहीं पे थोड़ा बहुत स्टडीज़ के हवाले से कहीं पढ़ा हो, रशिया, बल्कि उसको रशिया नहीं था, उसको यूएसएसआर कहना चाहिए, उसने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था। उसका असल मकसद था कि वो गर्म पानी तक, वार्म सीज़ तक रसाई हासिल करे, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से ईरान और फिर आगे। लेकिन उसको उसमें नाकामी हुई। अ, उसकी रीज़न ये थी कि रूस बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी सारी की सारी शुमाल, चूँकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है, वो डायरेक्टली आर्कटिक ओशन से मिला हुआ है, और सारे का सारा आर्कटिक ओशन जो रूस के साथ अटैच था, वो टोटली फ्रोज़न है, यानी वहाँ पे सिर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। उस समंदर में जहाज़, लांचें, कश्तियाँ कुछ भी नहीं चल सकता। ये उसके पास सिर्फ एक ही व्लादिवोस्टोक के नाम से एक बंदरगाह थी, जो कि नॉर्दर्न सी में खुलती थी, और उसकी जो राइट साइड है, जो जापान वाली साइड पे टच करती है, उस तरफ उनकी पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्री सारी उनकी यूरोप वाली साइड पे है। दूसरी तरफ से जहाँ पे अ,
ब्लैक सी है, अगर आप समझते हैं ब्लैक सी को, ब्लैक सी वाली साइड पे जो इलाका है, वहाँ पे जो स्टेट्स थी उसके ज़रिए भी वो ट्रेड करते थे, लेकिन वो रास्ता तुर्की के कंट्रोल में है, और वहाँ से इसको उर्दू में आबनाए बास्फोरस कहते हैं, वहाँ से हमारे जहाज़ों का जो गुजरना होता था वो अंडर तुर्की आता है, और उसके द्वारा वो टैक्स पे करते हैं। बहरहाल, जो ग्लोबल वार्मिंग का फ़ायदा हुआ रशिया को, वो ये था कि पोलर आइस कैप्स जब पिघलना शुरू हुई, तो वो कॉन्टिनेंट के करीब से ज़्यादा पिघली, और वहाँ पे पहले तो बॉग्स बनना शुरू हुई, और अब वहाँ पे चैनल्स बन चुके हैं, जहाँ पे लॉन्चेस और छोटे जहाज चलते हैं, और उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया। वह ये एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट था इससे रिलेटेड, जिसका बहुत ही फ़ायदा हुआ है रशिया। ये फातिमा मुश्ताक का बहुत लेट आ रही है जी, वॉचमैन 36 हो गए हुए हैं। यार ये जो पाकिस्तान में ज्यादा गर्म इलाके हैं जैसे कि सिब्बी हो गया, अटक हो गया, तो यहाँ पे जो गर्मी ज्यादा है इसकी ये वजह क्या फिर ये CO2 आएगी? नहीं नहीं, आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। पहली बात है कि जो गर्मी वाली पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन, वो सेपरेट हेडिंग है हमारा, लेकिन चूंकि आप ज़ाहिर है एयर के लिहाज से समझ रहे हैं, जो सिब्बी है, जैकोबाद है, ये लैंड, ये स्पेसिफिक लोग आमतौर पर यही इस्तेमाल करते हैं लैंड लॉक, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये सिटी थोड़ी सी डिप्रेशन में है, इनकी चारों साइड्स पे, ये तमाम साइड पे पहाड़ मौजूद है। जिन शहरों का आपने नाम लिया सिब्बी, एक नाम मैंने लिया जैकोबाद, और एक नाम मैं और ले लेता हूँ, मक्का। अब मक्का के नाम से तो कई हर बंदा वाकिफ है। मैंने जिन 3 शहरों का नाम लिया है, 2 पाकिस्तान में और एक सऊदी अरेबिया में, ये ऐसे हैं कि सिटी, मक्का तो बेसिकली बना ही पहाड़ों में हुआ था, लेकिन जो हमारे लोकल दोनों शहर हैं, दरमियान में शहर हैं, शायद छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन आस-पास पहाड़। जब ऐसी सूरत हाल हो, तो यहाँ पे एयर स्टैग्नेशन हो जाती है। ये लफ्ज़ आपके लिए नया है, एयर स्टैग्नेशन। जहाँ पे थर्मल क्वेश्चन आएगी, वहाँ पे डिस्कस होगा, और उसका रिजल्ट शदीद गर्मी की शक्ल में निकलता है। ये मरियम अकरम न्यू कमिंग, और ये क्लास का 2/3 से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, मेरे बच्चे आ जा रहे हैं जी। ये हो गया जी, पूरी बात तो चली गई जी। ग्लोबल वार्मिंग और उसका इफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट डिस्कस कर दिए मैंने। आपको बुक्स में जो मैंने रशिया के हवाले से ये जिक्र किया है, ये नहीं मिलेगा, इकोलॉजी बुक्स में नहीं मिलेगा पॉइंट, क्योंकि जो बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है वो पुरानी हैं, उसमें लेटेस्ट चीज़ें आमतौर पर नहीं आती होती हैं इस तरह से। सर आज फ्राइडे है, लेक्चर हाफ आवर का ही हो गए हैं, 45 मिनट्स का। बेटा हमें तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, चूँकि मेरे ख्याल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, और आखिरी आपका पीरियड किस टाइम पे खत्म होता है रूटीन में, लास्ट पीरियड? सर थर्सडे तक 1 बजे तक, और उसके बाद 12:15। हाँ, सारे 1 बजे तक तो कोई मसला नहीं है, क्लासेस को पूरा ही करना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। 7 मिनट को फ़र्क पड़ सकता है, सिर्फ वो 1 पीरियड को होगा, वो भी बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। ये कौन है जी? राना उमैर। ये आपने कुछ चैट में लिखा हुआ है, आई थिंक टॉपिक रीजन में आता है, ये क्या चीज़ है राना उमैर साहब? जी सर जी ट्रॉपिकल रीजन भी वो नहीं लाते होते जो गर्म होते? हाँ जी, बिल्कुल होता है। आप जो कह रहे थे कि ये उस पे आता है, ये आप किस लिहाज से कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सर वो जो अली ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा शायद ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इस वजह नहीं से नहीं उसका मैंने। नहीं, जो जो अगर तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जैकब सिद्दी ट्रॉपिक रीजन में नहीं है, मक्का जो है वो ट्रॉपिक्स में आता है। वहाँ पे याद रखिए, तमाम ट्रॉपिक रीजन का मतलब ये थे, वहाँ पे हर चीज़ गर्म होगी। दुनिया के जो सबसे बड़े जंगलात हैं वो इतने गर्म नहीं हैं, वो जंगल की वजह से उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जबकि जी जो पाकिस्तान में रीजन है वो और है, जो मैं बता चुका हूँ कि उसके आसपास पहाड़ है, जिसकी वजह से एयर स्टैग्नेशन और उससे वो प्रॉब्लम्स पैदा होती है। जी, ये तो टॉपिक जी हमारा सर ठीक। मुकम्मल हो गया जी तकरीबन। जो कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कस किया है खास तौर पर, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन दोनों से डिस्कस कर लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से तो मोस्ट चीज़ें तकरीबन डिस्कस हो गई हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन के जलने से, कार्बन जलने का मतलब है कोयला, तेल, गैस, जो भी। और जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जहाँ लिमिटेड सप्लाई हो ऑक्सीजन की, वहाँ पे ऐसा होगा। अब जरा और कीजिए, जो गाड़ियाँ हैं हमारी,
गाड़ियों में इंजन होता है और उसमें पेट्रोल डालते हैं। आपके खास मोटरसाइकिल हो, कार हो या बड़ी गाड़ी, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी जल रहा है उसको ऑक्सीजन लिमिटेड मिलती है। अब सोचिए रिजल्ट क्या निकलेगा, जस्ट गेस। चलें, आपने चूंकि जवाब नहीं दिया तो सुन सर लीजिए। बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी फिर। नहीं, दोनों पैदा होंगी, पैदा दोनों होंगी। कार्बन इसमें मोनोऑक्साइड ज्यादा की कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा मकदार नहीं होगी उसकी। अमाउंट जस्ट 1% भी हो तो वो इंतहाई नुकसानदेह है। चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड बजाते खुद एक टॉक्सिक गैस है, जिसका जिक्र भी हम करते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसे टॉपिक आपके इंटरव्यू में मौजूद था। बन तो थोड़ी रही होती है, लेकिन वो जो थोड़ी भी है, फर्ज कीजिए एक किसी बंदे ने सर्दी का मौसम में, आप समय की बात से वाकिफ हैं कि जब सर्दी का मौसम हो तो गाड़ी को सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर उसको स्टार्ट रहने देते हैं। अगर बंद कमरे में, बंद गैराज में, कमरे का मतलब गैराज ले रहा हूँ, अगर बंद गैराज में आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो वहाँ पे अगर कोई बंदा या बंदे मौजूद हैं तो उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल भी पाकिस्तान से है। सिब्बी और जैकबाद की बात हुई थी, उसके बिल्कुल साथ ही बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में बहुत ठंड होती है। उनके घर इस तरह के हैं कि वो छोटे छोटे घर होते हैं बिल्कुल, और गोल सा कमरा होता है। वो कमरे के सेंटर में कोयला, चूंकि बलूचिस्तान में कोयला अवेलेबल है, वो कोयले की अंगीठी जला के कमरे के दरम्यान में रख लेते हैं। और ना सिर्फ उनके देहाती इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में बाज़ का ऐसा होता है। और एक बहुत ही मशहूर मारूफ खबर है कि जी फलां जगह पे सो इतने बंदे मुर्दा पाए गए। उसकी रीज़न, जब एक बंद कमरे में आप कोयले जिसमें जल रहे हों, जो पत्थर वाला कोयला होता है जो ज़मीन से निकलता है काम से, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। जब वो जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसेस पैदा होती हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी ना कोई स्मेल है, ना इसका कोई टेस्ट है, ना इसका पता चलता है। ये बॉडी में जैसे ही जाती है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल के क्या बनाती है। अब ये पॉइंट मौजूद था आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। कोई बताना चाहता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन सर में आएगा। जी, जवाब आ गया है जी, दोबारा बोलिए। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। जी, उमेर ने जवाब दिया है, और कोई जवाब देना चाहता हो? बाइकार्बोनेट्स। फिर बोलें। और ये किसने कहा? जवाब किस? बाइकार्बोनेट। ये अमीर हमजा ने जवाब दिया है। दो जवाब हो गए जी, आगे चलें। दो बंदों का जवाब हो गया, सर तीसरा जब CO2 जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो उसके साथ बाइंड होने के बाद टूट भी सकती है, लेकिन जब जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाइंड हो जाती है, जल्दी टूटती नहीं है फिर उसके साथ। नहीं, जो मैंने पूछा है मेरे सवाल का जवाब, पहले दो जवाब तो बिल्कुल गलत हैं। आपका जवाब इररिलेवेंट है। जो मैंने पूछा है, बनता क्या है जब हीमोग्लोबिन और CO2 अटैच होती हैं, तो कौन सा केमिकल बनता है? FSC में आप क्या पढ़ के आए हैं और कहाँ से पढ़ के आए हैं? कार्बोनिक एसिड भी बनता है। अब आपके जवाब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चार लोगों ने एक जवाब, ये लास्ट वन किसने जवाब दिया? आयशा ने जवाब दिया, कार्बोक्सी। यस सर। चलें सर कार्बन जी, तलत क्या कह रही हैं? सर तलत, कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन। चलें सुन लीजिए। पहले 5-6 लोगों ने जवाब दिया है, सारे के सारे जवाब गलत हैं और तलत ने दुरुस्त जवाब दिया है। सुन लीजिए, आपकी FSC की बुक पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ था वो गलत था। उन्होंने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखा हुआ था। ज़ाहिर है जिसने लिखा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने क्यों लिखा है। जब कार उसने लिखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलें तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। FSC की बुक में 100% गलत लिखा हुआ था ये वाला पॉइंट। याद रखिए कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है हीमोग्लोबिन से, जो चीज़ बनती है वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन होती है। और जैसा कि अभी शायद अली सैन ने कहा था गालिबन, ये बहुत ऐसे मिल जाती है, जुड़ जाती है कि ये डिटैच नहीं होती। CO2 और हीमोग्लोबिन मिलती हैं तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है। वो इजीली ब्रेकेबल है, लेकिन कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ब्रेकेबल नहीं होती है, जिसके नतीजे के तौर पर इंसानों की डेथ होने के चांस। अगर थोड़ी मकदार में हो, सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, लेकिन जब ज़्यादा मकदार के ये आ जाए तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। जी, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, चूँकि 40 मिनट की मीटिंग थी और मैंने तकरीबन, बहरहाल आज के लिए हमारा लेक्चर तकरीबन पूरा हो गया। बट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। वो लोग जो लेट कमर्स हैं या अटेंड नहीं कर रहे,
उन तक इन्फॉर्म कर दें कि मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो लेक्चर्स दोबारा सुन सकता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर टॉपिक में से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी एक जनरल सा वैसे ही क्वेश्चन है। जी, वैसे ही पूछ लें। सर ये पॉइजन और वेनम इन दोनों में क्या फर्क है? पॉइजन जनरल टर्म है, पॉइजन इंग्लिश का लफ्ज़ है और एक जनरल टर्म है। आपने दूसरा लफ्ज़ कैसे बोला है, दोबारा बोलें। सर वेनम। वैनम है तो यही लफ्ज़, लेकिन उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। वैनम जो है इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है। कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि गुराब और कव्वे में क्या फ़र्क है तो आप क्या जवाब देंगे? ये क्लास में से कोई जवाब देना चाहता हो? गुराब और कव्वे में क्या फ़र्क है? सर ये तो पहला वाला वर्ड तो हमने आपसे ही सुना है पहली बार। ये तलत ने कहा है। आपने कभी कुरान पाक नहीं पढ़ा इसका Yes. मतलब? तलत, सर पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका मतलब। कुरान पाक पढ़ा है कभी? कुरान सर पाक क्या चीज है? मैंने पूछा कुरान पाक पढ़ती हैं कि नहीं? यस सर, कुरान पाक तो पढ़ती हूँ। या इस बार भी पढ़ा है, रोज़ों में लोग पढ़ते हैं बहुत शौक से। इस बार भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस तो उसमें सर पता नहीं। सूरह बकरा में मिल जाएगा आपको। जी, और कोई जो बता सकता है जो गुराब क्या होता है और कब्र से क्या ताल्लुक है इसका? ये वही ताल्लुक है जो पॉइजन का वैनम के साथ। दो मुख्तलिफ लैंग्वेज में एक ही चीज का ये नाम मुख्तलिफ होंगे भाई। गुराब अरबी में कब्बे को कहते हैं। लेकिन सर एक डिस्कशन और जिसमें कह रहे थे कि भाई हम स्नेक्स को वेनमस कहते हैं, पॉइजनस क्यों नहीं कहते? किसने कहा था? बहस कर कौन रहा था? सर एक जोलॉजी का ग्रुप है एफबी पे, वहां पे बहस चल रही थी इस टॉपिक पे। हाँ जी, उसमें कोई जॉल्स भी है कि अब सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं? नहीं सर, जोलॉजिस्ट ही हैं, काफी पोस्ट वगैरह करते हैं जोलॉजी के रिलेटेड। इन जनरल रूटीन में जो केमिकल्स हों तो उन्हें हम पॉइजन का नाम देते हैं। याद रखिए कि जो स्नेक में पॉइजन है वो भी केमिकल है, लेकिन वो आप कह लीजिए बायोकेमिकल है।